केमिस्ट्री आपको करा दी पूरी, जो जो इंपॉर्टेंट सवाल थे, 1 घंटे का वीडियो। अब हम फिजिक्स कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो फटाफट फटाफट देखते जाओ आप, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता चला जाऊंगा, आप ध्यान से देखते जाओ। सचिन कुमार, वेद प्रकाश, बहुत ध्यान से देखो जो भी मैं बता रहा हूँ। फ़ोन वोन रख लो सब अंदर। तो बच्चों देखो करना क्या है हमको। मैं आपको सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? गति। क्या नाम है? गति, हिंदी में मोशन। तो चैप्टर का नाम लिख दे रहा हूँ, लिखने की आवश्यकता छोड़ा ही समझो। तो गति का क्या महत्व है, क्या मतलब होता है गति? जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो गति होती है उसमें, ठीक है। अब गति के अलावा सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें समझनी है इस चैप्टर में आपको। सबसे पहले दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, मंदन, ये सारी चीजें समझनी है। चैप्टर खत्म। मुझे नहीं लग रहा 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। बहुत ध्यान से सुनते रहना, जो जो बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पेपर में आएगा। दूरी, दूरी क्या होती है? व्हाट इज दूरी? जैसे क्या, जल्दी बताओ फटाफट, क्लियर आ रहा है? तो बच्चों ये 6 टर्म आपको समझने हैं, ठीक है। दूरी क्या होता है? पथ की लंबाई, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई। कोई पथ है, लंबाई उसकी दूरी कहलाती है, ये बात आपको पता है, ठीक है। विस्थापन, व्हाट इज विस्थापन? दर नहीं है अभी कुछ भी। अंतिम बिंदु और प्रारंभ बिंदु के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी। अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी। वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा, बीच न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। व्हाट इज चाल? चाल क्या है? दूरी परिवर्तन। दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। सिंपली दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। 10 मिनट में चैप्टर खत्म है ये वाला। जो क्वेश्चन आएगा वही होगा आपके बोर्ड पे। तो मैं आप सीधी सीधी बात पूछता हूँ, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक करी 4 मीटर चली, यहाँ से यहाँ तक चल गई 4 मीटर फिर चल गई, यहाँ से यहाँ तक गई 4 मीटर फिर चल गई। कितनी दूरी चल गई ये वस्तु? 12। दूरी कितनी है? 12। दूरी है भाई 12। विस्थापन, विस्थापन कितना है? 4। आप देख पा रहे होगे ये दूरी यहां से यहां तक ही तो पहुंचा। अंतिम बिंदु से प्रारंभ बिंदु के बीच की दूरी, विस्थापन कितना है? 4। बोलो हाँ या ना, ठीक है। मान लो यहां से यहां तक आने में इसको लगे कितने सेकंड? ये मीटर में था, मान लो मीटर। मान लो यहां से यहां तक आने में इसको जो समय लगा वो था 10 सेकंड। कितना? 10 सेकंड। तो चाल कितनी हो गई? चाल कितनी हो गई? चाल बराबर दूरी बटे समय। पूरी दूरी 12 लेंगे, 12 बटे समय कितना आएगा? 1.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर बात की जाए वेग की, किसकी? वेग की। देखो मैं यहाँ पर फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना पेपर में, वो यहाँ से तैयार। मैंने अभी तक जितना भी जैसे केमिस्ट्री में जो भी पढ़ाया आज आपको 1 घंटे, वहाँ पर भी जैसे कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ क्वेश्चन ही ना बता के मैंने पहले उसका फाउंडेशन तैयार किया, मतलब कि उसका आंसर करना कैसे है, उसके पीछे की सारे राज बताए आपको, फिर जाके मैंने आपको वो क्वेश्चन बताया। समझ पा रहे मेरी बात को? तो वेग क्या है मेरे भाई? वेग है विस्थापन बटे समय। वेग में लेते हैं विस्थापन बटे समय। विस्थापन लिया जाता है ऊपर, तो विस्थापन कितना हुआ था इसमें? विस्थापन कितने का था? 4 का। और समय कितना लगा था? 10। तो कितना आ जाएगा? 0.4 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो आप देख पा रहे होगे
दूरी से निकला क्या, दूरी से निकला चाल, और विस्थापन से क्या निकला वेग। दूरी 12 थी, 4 4 4, विस्थापन सिर्फ 4 था क्योंकि अंतिम और प्रारंभ के बीच की दूरी 4 थी। बोलो हाँ या ना। क्या ये कंसेप्ट आप मेरा समझ पाए 100%? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? ठीक है। सबसे पहले मुझे बता दो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर भाई, वेग मतलब विस्थापन, विस्थापन किस में आएगा? मीटर में। और समय किस में होगा? सेकंड में। समय होगा सेकंड में। तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, चाल का मात्रक ये भी मीटर पर सेकंड, दूरी बटे समय, दूरी मीटर में होती है, समय सेकंड में, दूरी मीटर पर सेकंड। समझ पा रहे मेरी बात को? दूरी किस में नापी जाती है? मीटर किलोमीटर, मात्रक मीटर है तो इसका भी मात्रक मीटर है। विस्थापन ये भी मीटर में मापा जाता है, मीटर है। क्या विस्थापन 0 हो सकता है? हाँ? हो सकता है विस्थापन 0, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई वस्तु यहाँ से चली, यूं चली, यूं चली, वापस यहीं आ गई, ये 4 ये 4 ये 4, दूरी तो चला ये 16, लेकिन विस्थापन 0, विस्थापन 0 हो सकता है। बात समझ पा रहे हो मेरी? ठीक है। अब इसके बाद मैं त्वरण और मंदन और समझा दूँ आपको, तो चैप्टर हो जाएगा आपको खत्म। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बता दूंगा। ये चाल और वेग समझ गए आप अच्छे से? ठीक है। तो अब बात आती है किसकी? त्वरण की। व्हाट इज त्वरण? व्हाट इज त्वरण? हाँ, त्वरण भी मंदन भी देखेंगे। मंदन त्वरण का उल्टा होता है, बस कुछ नहीं होता। त्वरण किसका? त्वरण बताओ क्या होता है? त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन। देते हो एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर होता है आपकी बाइक में, तो उसी को एक्सेलरेशन त्वरण होता है। मतलब कि कितनी स्पीड कितनी बढ़ रही है, कितनी तेजी से बढ़ रही है स्पीड, स्पीड का बढ़ना क्या होता है? त्वरण होता है। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है इसकी? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ध्यान रखना है इस चीज को। त्वरण क्या होता है भैया? वेग परिवर्तन की दर। मंदन भी यही होता है, उसमें यहां पर स्पीड बढ़ती है, यहां स्पीड घटती है। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या बनेगा? अच्छा, त्वरण को किससे डिनोट करते हैं? ए से। ए, त्वरण मतलब ए। तो जो त्वरण ए है, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? अंतिम वेग। जैसे मैं एक एग्जांपल पूछता हूं पहले आपसे। मान लो मेरे पास गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? बुलेट है। बुलेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास बुलेट है, मैंने एक्सेलरेटर दिया, ठीक है। अभी मेरी स्पीड पहले 10 थी। कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। मैंने 5 सेकंड में अपनी स्पीड कितनी कर दी? 20 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड ऐसे एक्सेलरेटर उसके कान हटे, उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। 10 से 20 हो गई उसकी गति। एक्सेलरेशन त्वरण कितना है? 5 सेकंड में हुई है ये। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। त्वरण कितना होगा? 2 का। क्या है त्वरण? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर मतलब कि 1 सेकंड में कितना वेग परिवर्तित हो रहा है। 5 सेकंड में अगर 10 परिवर्तित हो रहा है तो 1 सेकंड में कितना हो रहा होगा? तो यही त्वरण है, यही त्वरण है। निकला कैसे? निकला कैसे? 20 माइनस 10 बटे 5। 20 माइनस 10 बटे 5। 20 में से 10 जाएगा, 10 आएगा, बटे 5 2 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो फॉर्मूला क्या बना त्वरण का? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय टी। ए बराबर बी माइनस यू। यहां पर v क्या है? अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, t क्या है? समय। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? बिल्कुल 100%, कोई दिक्कत बनी समस्या नहीं है। ठीक है। तो अब आप मुझे क्या बताओ? मंदन इसका उल्टा हो जाता है। उसमें क्या होता है? जैसे अगर स्पीड 20 है, ब्रेक लगाए मैंने, ब्रेक लगा के 10 हो गया, तो यहां पर मंदन हुआ है। बोलो हाँ या ना। ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको कंसेप्ट पूरा बता दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक चीज और, मैंने 6 चीजें बताई आपको। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, मंदन। मंदन त्वरण एक ही चीज है, बस मैंने बता दिया कि अगर स्पीड 20 से 10 हो रही है 5 सेकंड में, तो मंदन कितना हो जाएगा? 2 ही आएगा, माइनस में 2। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे 5, माइनस 10 बटे 5 माइनस 2 आ जाएगा। अगर माइनस में आ रहा है त्वरण, उसको मंदन कहते हैं। कुल मिला के मैंने 6 चीजें बताई। इसमें से सदिश अदिश 2 चीजें होती हैं, सदिश और अदिश। क्या होता है भाई? ये वे राशियां, ये सब राशियां हैं।
दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, और क्या है, और आपसे पूछ सकता है दूरी, विस्थापन, समय, ये सब कुछ भी है, ये सब राशियां हैं। कैसी? भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां हैं ना ये सब। तो इनमें से कुछ सदिश होती हैं, कुछ अदिश होती हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? इन्हीं में से बात करूं कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। नाम से स्पष्ट है, सदिश और अदिश। दाब ले सकते हो इसमें, ठीक है। सदिश और अदिश, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? तो इसमें सारा है, इसमें आ रहा है। सदिश, साम, शाह और दिश, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा हो उसको सदिश कहते हैं। अदिश, जिसमें दिशा ना हो उसको अदिश कहते हैं। जिसमें दिशा की आवश्यकता उसको सदिश, जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो उसको अदिश कहते हैं। इनमें से कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है, बता दो फटाफट जल्दी। दूरी अदिश हो गई, विस्थापन सदिश, दिशा की आवश्यकता है। अगर दिशा आपकी ऐसी हुई कि यूं करके घूम के वापस वहीं आ गए तो जीरो हो जाता है। चाल अदिश, वेग सदिश, सदिश। क्यों? क्योंकि इसमें बताना पड़ेगा कि किस दिशा में हो रहा है वेग परिवर्तन, किस दिशा में है वेग परिवर्तन। हाँ, मंदन, मंदन एक ही चीज है वो। तो वेग परिवर्तन किस दिशा में बताना पड़ता है, दिशा बतानी पड़ती है त्वरण की, इसलिए सदिश है। बाकी आप रट लो फिलहाल इनको। बल कैसी राशि है? सदिश। बल बताना पड़ेगा किस दिशा में लगा रहे हो। कार्य अदिश, कार्य किसी दिशा में नहीं होता। शक्ति अदिश, दाब अदिश, दाब एक ही दिशा में होता है, नीचे की तरफ दबाया जाता है, दाब का दाब आदेश है आपका। बल सदिश है, बल बताना पड़ेगा किस दिशा में लगा रहे हो। बल में दिशा की आवश्यकता होती है। बोलो हाँ या ना? समझ में आया इतना जितने मैंने बताया? हाँ, कैसे भी लगा सकते हो। दाब एक ही जगह लगता है, अंदर की तरफ, ठीक है। बल किसी बल की दिशा बतानी पड़ती है। तो सारे आपको सदिश सदिश क्लियर है, ये 6 के 6 टर्म क्लियर है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इंपॉर्टेंट, आप उनके जवाब दे दो। बच्चों बहुत ध्यान से देखो इस सवाल को। दूरी कैसी राशि है? ए और मैं ए और एस लिखूंगा। ए फॉर अदिश, एस फॉर सदिश, ठीक है। वैसे तो स्केलर वेक्टर होते हैं लेकिन कोई नहीं, आप इसके अकॉर्डिंग समझ लो। दूरी कैसी है? अदिश, समय अदिश, चाल अदिश, वेग सदिश, वेग ही तो सदिश है भाई। कार्य अदिश, द्रव्यमान अदिश। इनमें दिशा नहीं होती, किसी दूरी में दिशा की आवश्यकता है नहीं, समय में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं, चाल में कोई दिशा, वेग में होती है, विस्थापन बटे समय होता है ये, तो इसमें वेग सदिश है। ऊर्जा भी अदिश। इन सब में जितनी भी लिखी उसमें केवल एक वेग सदिश है, बाकी सब अदिश हैं। समझ में आ गई ये बात आपको? अगला सवाल अब आगे समझो। मैंने अभी आपको बताया, एक मैंने आपको त्वरण का एग्जाम्पल दिया था, एक मंदन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक मोटरसाइकिल चल रही है, कितने की स्पीड पे? मोटरसाइकिल है ये 40 की स्पीड पे, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसने ब्रेक मारे, स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। कितने समय में? 5 सेकंड में। मंदन बताओ कितना है? कैसे निकलेगा? 20 माइनस माइनस का 20, इसकी राशि बता दो फटाफट। त्वरण की राशि, मात्रक, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वेग बटे समय होता है ये, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग का तो मीटर पर सेकंड और बटे समय का एक और सेकंड आ गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का या मंदन का मात्रक होता है। ध्यान रख लेना इस बात को। आगे बात समझ आपको? अच्छा, अगर ये मंदन कह रहा है तो माइनस लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अगर उसने खुद से कह दिया मंदन बताओ, क्या कह दिया? मंदन, तो जरूरी नहीं है इसमें आप माइनस लगाओ। अगर त्वरण कहता, अगर पूछता आपसे त्वरण और नेगेटिव में आ रहा होता तब माइनस लगाना जरूरी था। समझ गए कि नहीं समझ गए मेरी बात को? आगे चलो। चाल और वेग में क्या अंतर है? अभी जब सब कुछ बता चुका हूं मैं भी आपको, जल्दी बताओगे? हैं? दूरी तय चाल कहती है? अरे सबसे पहली चीज लिख देना, क्या? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। वेग मतलब क्या होता है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। बोलो हाँ या ना? ठीक है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, और
चाल कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आ सकती, ये कैसी रहेगी, हमेशा धनात्मक, क्योंकि दूरी तो हमेशा पॉजिटिव होगी। जबकि आपका विस्थापन कैसा हो सकता है, सदिश। जबकि आपका वेग विस्थापन बटे समय होता है ना, अगर विस्थापन आपका, ये लिख दो यहाँ, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये चाल बराबर दूरी बटे समय। आपका विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, विस्थापन अगर नेगेटिव हो सकता है तो ये वेग भी नेगेटिव आ सकता है, तो ये धनात्मक ऋणात्मक और जीरो भी हो सकता है। समझ गए अंतर, कोई क्लियर नहीं है, अगले चैप्टर पे आ जाओ फटाफट। तो बच्चों देखो सेकंड चैप्टर में क्या है, आपके न्यूटन के गतिविषयक नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। न्यूटन का गतिविषयक प्रथम नियम बता सकते हो मुझे, क्या होता है? कोई वस्तु अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी, और कोई वस्तु अगर एक समान गतिमान अवस्था में है तो एक समान गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई वायु बल ना लगाया जाए। इसको एक और नियम कहते हैं, कौन सा नियम है ये? जड़त्व का नियम। तो न्यूटन का प्रथम नियम है गतिविषयक प्रथम नियम, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का, इधर ध्यान दो, इधर जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने। तो न्यूटन गतिविषयक प्रथम नियम बता दिया मैंने अभी क्या होता है, ठीक है, कि कोई वस्तु विरामावस्था में वही वाला, और इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। 3 टाइप के जड़त्व होते हैं, बताए थे मैंने आपको, आप देख लेना, रिवाइज कर लेना। इधर ध्यान से देखो वंश, क्या उठा रहे हो नीचे से? तो क्या कर रहे हो तुम लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? इधर मैं मुक्का मार दूंगा एक मुंह के, सबके मुंह पे लाल कर दूंगा, तो इधर ही ध्यान रहेगा। फिर क्यों दे रहे हो इसको? ये तो गतिविषयक प्रथम नियम बता दिया मैंने, ठीक है। जितना बता रहा हूं उतना ध्यान से सुनते रहो, एक सवाल, ठीक है। पेपर में कुछ भी आ सकता है, जो भी मैं बोल रहा हूँ कुछ भी पेपर में हो सकता है। वो हो सकता है मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ना लिख रहा हूँ, हो सकता है वो पेपर में बिल्कुल होएगा। और तो ठीक है, इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व किसका नियम? जड़त्व का नियम मतलब गैलीलियो। 3 टाइप के जड़त्व होते थे, कौन कौन से? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हिंदी में क्या बोलते थे? जड़त्व को 3 टाइप के जड़त्व होते हैं, 3 टाइप के जड़त्व होते हैं। भूल गए आप? छोड़ो, देख लेना अपनी कॉपी में, देख लेना, ठीक है। तो प्रथम नियम ध्यान है आपको, क्लियर है। तृतीय नियम पहले बताओ, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, बाद में बताऊंगा। तृतीय वाला बताओ पहले। हाँ, क्या बोलते हैं तृतीय नियम को? न्यूटन गतिविषयक तृतीय नियम क्या है? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की उतनी ही बराबर प्रतिक्रिया होती है। मतलब अगर मैं इस पे बल लगा रहा हूँ तो दीवार भी मुझ पर उतनी बल लगा रही है। बात समझ रहे हो नहीं? इसको कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे अगर तैराक है, तैराक पानी में तैर रहा है, तैराक क्या करता है? पानी को पीछे फेंकता है, खुद आगे की तरफ जाता है। बंदूक की गोली चलाते हैं, बंदूक की गोली जब निकलती है तो गोली जब आगे की तरफ जाती है तो बंदूक को पीछे फेंकती है। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक उतनी ही बराबर प्रतिक्रिया होती है। तीसरा नियम है ये, याद रहेगा आपको, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं तीसरा वाला मिटा दे रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला वाला मिटा दे रहा हूँ, जड़त्व का नियम है, बस इतना ध्यान रखना। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा वाला नियम क्या है? फाइनल इसका एक्सप्रेशन क्या आता है? F बराबर m है। ध्यान है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी, इसी से आता है वो। लेकिन नियम क्या है? न्यूटन गतिविषयक द्वितीय नियम है क्या? संवेग बल से संबंधित है ये। तो बल बताया गया, इसमें बल क्या होता है? क्या होता है बल? किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ये द्वितीय नियम है। लिख दूं यहां पर, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। लिखवाया मैंने क्लास में, ये लिखवाया ना, ठीक है। ये न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम हो गया। क्या तात्पर्य है इसका? संवेग परिवर्तन की दर। संवेग क्या होता है सबसे पहले तो यही बता दो, संवेग तो पता चल जाए पहले। संवेग P बराबर mv, mv मतलब m मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग।
द्रव्यमान और वेग को जब गुणा कर दी जाती है तो संवेग मिल जाता है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? वीडियो क्लियर आ रही है? बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? ठीक है, सही चल रहा है मामला। तो संवेग समझ गए, संवेग परिवर्तन की दर। अब संवेग परिवर्तन की दर का क्या मतलब है? जैसे मान लो रोहित शर्मा, एक ये पिंड है, क्या है? पिंड। मैंने इस पर लगा दिया बल। क्या लगा दिया? तो इसकी वेग परिवर्तन हो जाएगा? होगा नहीं होगा? इसका वेग परिवर्तन, मान लो पहले u था तो बाद में फिर v हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जब वेग बदल गया तो संवेग भी बदल गया। ठीक है, और संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल। बल किसके बराबर है? संवेग परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। हम ये देखेंगे, जैसे मैंने बल लगाया इसमें, ये u से v हुआ 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? तो 5 सेकंड तक मैंने इसमें बल लगाया और इसका वेग u से v कर दिया। तो देखते हैं अभी क्या होगा, ध्यान से समझते रहना मेरी बात को। पहले तो ये रट लो, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, समानुपाती होता है। अब इसका हम करेंगे क्या? प्रूफ। हम मान लेंगे यहां पर, माना किसी पिंड का द्रव्यमान m, प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है। ठीक है, F बल लगाने से उसका अंतिम वेग, चलो मैं बता दूं, माना किसी, लिख दे रहा हूं मैं पूरा, माना किसी पिंड का द्रव्यमान m तथा इस पर संवेग मिटा दूं। समझ गए संवेग क्या होता है? इस पर F बल लगाने से, इस पर F बल लगाने से इसका वेग u से v हो जाता है। ठीक है, वेग क्या हो जा रहा है? u से v हो जा रहा है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर अभी जो न्यूटन का गतिविधि द्वितीय नियम, इसमें क्या था? किसी वस्तु पर लगाया गया बल समानुपाती होता है किसके? संवेग परिवर्तन की दर के। संवेग परिवर्तन कितना हुआ? P1 माइनस P2 माइनस P1 अपॉन T। दर मतलब T, मैंने बताया था दर का क्या मतलब होता है? बटे में T आ जाता है। ये ऊपर है संवेग परिवर्तन, संवेग में जितना परिवर्तन हुआ, नीचे क्या आ गया? T क्यों आया? क्योंकि परिवर्तन की दर का मतलब 1 सेकंड में जो काम हो रहा है। समझ पा रहे में क्या कह रहा हूँ? मान लो आपका दूरी आपने दूरी चली कितनी? 10 किलोमीटर। कितने घंटे में? 5 घंटे में। ठीक है, तो आपके दूरी परिवर्तन कितना हुआ? 10 किलोमीटर। लेकिन दूसरी परिवर्तन की दर कितनी हुई? दर का मतलब 1 घंटे में कितना चल रहे हो? 2। आप चल रहे हो 5 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना चल रहे होगे? 2 किलोमीटर। यही क्या है? आपका वेग है। दूरी परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, नहीं चाल। दूरी विस्थापन परिवर्तन होता है तो वेग। समझ रहे मेरी बात को? यही अभी मैंने पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, तो इसको हटाओ आप। अब तो मैं वही कह रहा हूं, ये क्या लिखा है ध्यान से देखो, संवेग परिवर्तन की दर। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में अंडरलाइन कर देना इसको, पेपर में अंडरलाइन कर देना इस चीज को। संवेग परिवर्तन की दर यही है जो कुछ है। संवेग परिवर्तन P2 माइनस P1 दर के लिए T का भाग दे दिया। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। संवेग परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मेरे भाई m v। इसका मतलब हो गया पहले संवेग कितना था? P1 कितना था? पहले वेग था u, तो उस टाइम संवेग था mu। बाद में वेग हो गया v, तो उस टाइम संवेग हो गया कितना? mv। तो बाद में हो गया mv माइनस mu बटे t। बोलो हाँ या ना? F प्रोपोर्शनल, m कॉमन ले लो, क्या बचेगा? v माइनस u अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? त्वरण। v माइनस यू अपॉन त्वरण। तो f प्रोपोर्शनल हो गया किसके? m इंटू ए के। b माइनस यू अपॉन टी की जगह a लिख दिया। ठीक है, अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पर आ जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k बराबर ma। जहां k का मान कितना है? 1। जहां k का मान निकालने से पता चलता है कि k का मान 1 है भाई, तो k का मान 1 है तो हटा दो उसको, तो f बराबर क्या आ जाएगा? यही है क्या? न्यूटन का गतिकी विषयक द्वितीय नियम। बोलो हाँ या ना? हो गए आपके नंबर कितने पक्के? 8। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं? कहीं पर का कन्फ्यूजन, डाउट, समस्या, परेशानी तो पूछ सकते हो आप। सबसे पहले परिभाषा, न्यूटन का गतिकी विषयक द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के
समानुपाती, समानुपाती अनुपाती होता है। वर्ड इंपॉर्टेंट है, संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन दर, संवेग परिवर्तन दर मतलब टी से भाग। पहले संवेग था एम यू, क्योंकि पहले चाल था यू, वेग था यू, बाद में संवेग हो गया एम वी, क्योंकि बाद में इसका वेग हो गया था वी, बल एफ लगाने से। समझ रहे हो मेरी बात को? बल एफ लगाने से इसका संवेग हो गया था एम वी, बाद में पहले था एम यू। तो एम वी माइनस एम यू करा, एम कॉमन लिया, वी माइनस यू अपॉन टी बराबर ए हो गया। ए लगा दिया मैंने, एम अपनी जगह पर है, इसकी जगह पे मैंने ए रख दिया। अनुपाती नेतांक के लगा दिया मैंने, मतलब अनुपाती साइन हटा के इक्वल लगाया, उसकी जगह के लगा दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? और के का मान जहाँ 1 होता है, के का मान 1 लगाया तो एफ बराबर एम ए आ गया। अगर कहीं पर डाउट है तो आप पूछ लो, अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, समय है आपके पास। हैं 100% क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो लिख लो इसको फटाफट, रहने दो, मत लिखो। तो देखो बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे आप। अभी मैंने क्या बताया, एफ प्रोपोर्शनल होता है या फिर बराबर भी हो जाता है, बाद में के की वैल्यू 1 आती है, इसलिए संवेग परिवर्तन क्या P2 माइनस P1 अपॉन टी, ये वाली बात बताई थी अभी आपको। अच्छा, ये P2 माइनस P1 है, इसको डेल्टा P भी लिख सकते हैं। डेल्टा P का मतलब P का अंतर अपॉन डेल्टा T लिख लो या T लिख लो, T का अंतर। तो F जो बल होता है वो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P का मतलब P में अंतर, डेल्टा T मतलब समय में अंतर। बोलो हाँ या ना? समझ पा रहे मेरी बात को? तो एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रख लेना आप, ठीक है? इसको याद रखने में जहाँ तक है मुझे कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ये फॉर्मूला ये वाला, F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है? ये F बल और संवेग परिवर्तन में अंतर है। न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम ही है ये भी, ठीक है? एक बल का मात्रक तो आपको पता ही होगा, न्यूटन होता है। क्या मुझे आप संवेग का मात्रक बता सकते हो? हाँ, संवेग का फॉर्मूला बता दो चलो पहले। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी, P बराबर m इंटू वी। तो यहाँ से आप इसका वो बना सकते हो क्या, वो बना सकते हो मात्रक। मात्रक क्या होगा, कैसे निकालोगे मात्रक? जैसे संवेग का मात्रक m के लिए kg किलोग्राम, माइनस नहीं होता ये, गुणा v मतलब मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ आप, बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन बराबर होता क्या है? F बराबर वैसे तो m ही होता है। अगर m के अकॉर्डिंग देखें तो ये kg हो गया, a मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। बोलो हाँ या ना? तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन कह देते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो अगर मुझे इस चीज को न्यूटन के टर्म में लाना हो, kg मीटर पर सेकंड न्यूटन के पदों में लाना हो, तो कैसे ले आओगे बताओ जल्दी सोच के। फिर तो बच्चों बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को, ठीक है? तो ये बात मैंने भी बताई, ये चीज, इसी चीज को न्यूटन कहते हैं, इस चीज को न्यूटन कहा जाता है। यहाँ 1 सेकंड की कमी है, 1 ही सेकंड तो है यहाँ पर केवल। संवेग का जो मात्रक होता है kg किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड की गुणा कर दूं मैं ऊपर नीचे, स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 1 सेकंड आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ऊपर 1 सेकंड गुणा कर दी, नीचे भी सेकंड, ये क्या बन गया? न्यूटन बन गया। तो या तो आप ये बात समझ गए तो अच्छी बात है, समझ नहीं समझे तो आप रट लो फिर भाई। क्या रटोगे आप? संवेग का मात्रक होता है ये न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। अरे ये न्यूटन बन गया पूरा। हाँ, न्यूटन सेकंड। ये भी होता है, कहाँ गया? यहाँ की लिखा ही नहीं था मैंने। वैसे तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो किलोग्राम kg मीटर पर सेकंड, ये भी होता है, ठीक है? ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों ही हो गए। समझ गए कि नहीं? इसी से बना दिया मैंने, सेकंड के ऊपर नीचे गुणा करके, ठीक है? बोलो हाँ या ना? ठीक है? बल कैसी राशि है? सदिश, सदिश है। संवेग कैसी राशि है? सदिश। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो संवेग का फॉर्मूला है m इंटू वी, ये क्या है? वेग सदिश, तो ये भी सदिश। f का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए सदिश, तो ये भी सदिश। अरे त्वरण सदिश होता है तो f भी सदिश, वेग सदिश होता है तो संवेग भी सदिश। दोनों सदिश राशियां हैं, संवेग भी और बल भी। वेग भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है।
वेग सदिश है तो अदिश क्या है? चाल, चाल अदिश है। समझ गए मेरी बात को? संवेग का मात्रक समझ गए, बल का मात्रक न्यूटन समझ गए। वैसे बल का मात्रक ये भी होता है, लेकिन इसी को शॉर्ट में न्यूटन लिख दिया जाता है, क्योंकि न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया, बल के बारे में न्यूटन ने बताया। बोलो हाँ या ना? पेज पे सारा कुछ जितने बताया क्लियर है? बिल्कुल 100%। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे अच्छे खासे जो मैंने समझाया है। तो बच्चों अब देखो हम क्या गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, क्या गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण में सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? व्हाट इज गुरुत्वाकर्षण? गुरुत्वाकर्षण क्या है? कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में एक आकर्षण का बल होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण का बल कहा जाता है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम या भाई सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो आप पूरा ड्राइव करके दिखा दोगे उसको। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? बोलो भाई। ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में एक आकर्षण का बल लगता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण का बल कहा जाता है। और फिर उसके बाद लिखोगे, ये तो लिख दोगे, लिखने की आवश्यकता तो नहीं है जो मैंने अभी बोला। लिखूं ना लिखूं? लिख लोगे। ब्रह्मांड के, मैं बोल दे रहा हूं, लिखना चाहो लिख लो, वीडियो में आप भी लिख लो बच्चों। ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल गुरुत्वाकर्षण का बल कहलाता है। लिख लो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं लिखवा रहा हूं, एक जो फॉर्मूला होता है उसको ड्राइव करना पड़ेगा इसमें। F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, इसको हमें सिद्ध और करना पड़ेगा इसमें। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इसमें क्या लिखेंगे हम? माना दो पिंडों, यहां पर तो वो आ जाएगा जो मैं बोला, दो पिंडों का द्रव्यमान m1 तथा m2 है तथा वे d दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? d दूरी पर स्थित हैं। बना दो, एक पिंड ये हो गया, एक ये हो गया, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2 और दोनों के बीच की दूरी d। तब दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पहला क्या? दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब F प्रोपोर्शनल होता है किसके? m1 इंटू m2। बोलो हाँ या ना? दूसरा, दोनों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कह रहे हो? नासपाती होता है। मतलब क्या इसका? F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? दोनों के बीच की दूरी व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 अपॉन में आएगा, अनुक्रमानुपाती मतलब ऊपर आया, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 अपॉन आया। बोलो हाँ या ना? ठीक है, दो चीजें हो गई हैं। इन दोनों चीजों को मैं अगर मैं एक साथ लिख दूं, मिटाने वाला कहाँ है? यहाँ लिख दे रहा हूँ इतनी जगह में। दोनों को अगर मैं एक साथ लिख दूं, मतलब m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 बटे डी स्क्वायर। डी स्क्वायर नीचे था ना? ठीक है, अगर मैं अनुपाती साइन हटा दूं सचिन कुमार, तो G लग जाता है यहाँ पर m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पर G को क्या कहते हैं हम?
सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, बोलो हाँ या ना। इसका मात्रक बता सकते हो, जी का मात्रक क्या होगा बताओ। देखो बहुत ध्यान से समझे सचिन कुमार, एफ है यहाँ पर, ये जैसे जी है ये, अब मात्रक निकालना हो तो जी का फॉर्मूला बना लो, एफ को यहीं रहने दो, ये कैंची गुणा करके डी स्क्वायर को इधर ले आओ और ये m2 m1 नीचे पहुंचा दो, ये जी रह जाएगा इधर, डी स्क्वायर ऊपर पहुंचा दिया, m1 m2 नीचे। ये केवल मैं मात्रक बताने के लिए बता रहा हूँ, वैसे है नहीं इसमें ये। तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटे m1 m2 kg स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है किसका, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, किसमें 4 नंबर में 8 नंबर में, सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको, केवल इसको छोड़ के, इसको छोड़ के। अगर आपसे 4 नंबर में पूछ ले, 8 नंबर में पूछे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, सब कुछ लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, हाँ पूरा यहाँ शुरू करोगे, हेडिंग डालोगे वही जो मैंने पहले बताया क्या नियम क्या होता है, उसके बाद ये सब डेरिवेशन पूरा, ये पूरा डेरिवेशन F बराबर जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर, समझ गए। हाँ नियम पूछा तो इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन और बनते हैं, जी और जी में संबंध, अभी स्मॉल जी और आएगा, और एक जी और जी में अंतर। 2 क्वेश्चन और हैं जो पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान से देखो आप, फिर बताता हूं मैं। अच्छा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सब पढ़ा चुका हूं मैं पहले ही। 2 पिंड हैं, दोनों के बीच में आकर्षण का बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण का बल, m1 m2 के अनुपाती, d के वृत्त का अनुपाती, दोनों को एक साथ मिला दिया, इसको और इसको एक साथ मिला दिया, ये आ गया, अनुपाती साइन हटा दिया तो जी आ गया। जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जी की वैल्यू ये होती है और इसका मात्रक ये होता है जी का। ठीक है, एफ का मात्रक तो न्यूटन होता ही है। क्लियर है बिल्कुल 100%। अब मैं बताऊंगा जी और जी में संबंध, ये कैपिटल जी का फॉर्मूला यूज होगा उसमें, ध्यान से देखो आप। अब देखो सवाल है जी तथा जी में संबंध, ठीक है, निकाल दोगे, बहुत आसान है, पूछो कैसे, मैं बताऊंगा वैसे। तो ध्यान से सुनते रहो, सार्वत्रिक पूरा लिख लेना, गुरुत्वाकर्षण के नियम से, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल, 2 पिंडों नहीं, मेरे को मिटाने वाला देना, थोड़ा गंदा गंदा लिख गया, साफ लिख दूं। पृथ्वी, ये जी किसके लिए होता है, जी क्या है, इसको पहले कहते क्या है, अब तो ये पहले तो ये समझ लो। कैपिटल जी तो बता चुका हूं, स्मॉल जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या मतलब है गुरुत्वीय त्वरण का, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या है, जैसे कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी मैंने यूं, तो जब ये नीचे की तरफ आ रही थी तो कुछ त्वरण था इसमें, इसका वेग बढ़ रहा था, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आ रही है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो इसमें त्वरण पैदा कर रहा है, तो त्वरण जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो पैदा कर रहा है, इसलिए इसको गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी कहा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, ध्यान से सुनो अब। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे आप, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से पृथ्वी और किसी वस्तु m, द्रव्यमान m, पृथ्वी और किसी वस्तु के मध्य लगने वाला बल, के मध्य लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर जी m1 m, यहाँ पर कैपिटल M
स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल M क्या है यहाँ पर? आर स्क्वायर। कैपिटल M क्या है? कौन है भाई? अरे अनिल सर। तो ये फॉर्मूला है, अभी जस्ट पढ़ा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्मूले में आपको। यहाँ पर सारी चीजें लिख दो, जहां नीचे लिख दो या फिर इसके जहां m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। स्मॉल m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। सही है। और g तो आपको पता ही है, कैपिटल G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल आपको? सचिन कुमार बोलो हाँ या ना। अगर कोई वस्तु है पृथ्वी पर, पृथ्वी की ओर गिर रही है, तो उस पर जो लगने वाला बल है वो ये होगा। ठीक है, पृथ्वी और किसी वस्तु के मध्य लगने, गिरती हुई वस्तु लिख लो, चलो ऐसे ही रहने दो। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये तो मैंने लिख दिया था यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से। ये चीज मैंने किससे लिखी? नियम से। अब मैं लिखूंगा क्या? न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से। न्यूटन, हाँ, गति विषयक द्वितीय, ये द्वितीय देख लेना सही लिखा है कि नहीं, द्वितीय नियम से। न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम से हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा बड़ा लिख दूं। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से क्या था? न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम बोलो। F बराबर m है। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। a क्या है? त्वरण। जब वस्तु नीचे की तरफ गिर रही तो वस्तु का त्वरण है a। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे चूंकि a पृथ्वी के बल के कारण त्वरण, क्या कर रहे हो? ये पृथ्वी के बल के कारण त्वरण, उत्पन्न त्वरण है। तो a को क्या लिख सकता हूं मैं? g लिख सकता हूं। a की जगह g लिख सकता हूं, बोलो हाँ है ना। तो a की जगह F बराबर mg लिख दूं। F बराबर क्या लिख दूं? mg, बोलो हाँ है ना। ठीक है, ये दूसरा समीकरण हो गया। ये न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से आया है। F बराबर m होता है ना, mg लिख दिया बस। हाँ, न्यूटन गति विषयक यही तो F बराबर m है। न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम क्या? F बराबर m है। अभी भी तो यही बताया मैंने थोड़ी देर पहले। एक ही जगह पर g रख दिया क्योंकि इसमें जो त्वरण है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। दो चीज की है मैंने, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से ये आया और न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम से ये आया। बोलो हाँ या ना। ठीक है, एक ही जगह पर g रख दिया है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? 1 तथा 2 से अगर हम इनको कंपेयर करो, ये भी F है, ये भी बल है पृथ्वी के कारण वस्तु पर, वो भी पृथ्वी के कारण वस्तु पर बल ही है। ये दोनों क्या हैं? वस्तु पे जब वस्तु ऊपर से नीचे तरफ गिर रही है तो वस्तु को जो बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण के नियम से ये है, और न्यूटन के गति विषयक नियम से ये है, अगर उसमें a त्वरण है तो। बोलो हाँ या ना। ठीक है, इन दोनों को बराबर कर दो आप। mg बराबर हो गया g m अपॉन आर स्क्वायर। m से m कट जाएगा, g बराबर क्या बचेगा? g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, पृथ्वी का द्रव्यमान बटे आर स्क्वायर। तो ये और g में संबंध आ गया। स्मॉल g बराबर कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आपसे g तथा g में संबंध पूछा जाएगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, g तथा g में संबंध। ये हाँ, ये खत्म हो गया, आ तो गया। ये स्मॉल g बराबर क्या है? कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। g और g में संबंध, हाँ यही तो संबंध बता रहा है। ये जो एक्सप्रेशन है इस यही बता रहा है, स्मॉल g
और कैपिटल जी में संबंध, दोनों एक ही उसमें आ रहे हैं इक्वेशन में, समीकरण में। बोलो हाँ या ना। आए कैसे, समझ में नहीं आया मुझे लग रहा है आपको, ठीक है। अरे भाई ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, आपका जो मॉडल है उसमें तो और भी शॉर्ट में, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से, ये न्यूटन गतिविषयक द्वितीय नियम से, दोनों को बराबर कर दिया, दोनों एफ एफ बराबर है ना, इसको और इसको बराबर रख दिया, एम से एम कट गया, जी बराबर, ये आ गया, बात खत्म। मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ये लिखा, सारी चीजें लिख दी, कौन चीज क्या है, इसमें बराबर एफ बराबर एम लिखा, एक ही जगह जी लिख दिया, एक दो लाइन ही तो बढ़ाई है मैंने। अगर 4 नंबर में आता है तो आप इतना लिखोगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा समझा दिया मैंने पूरा अच्छे से। बोलो हाँ या ना, क्लियर है 100%, ठीक है। अच्छा जी और जी में संबंध आए तो लिख लोगे आप, वो अंतर, कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर अगर आ जाए तो क्या, जी क्या है, ये एक नियतांक है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये क्या है, ये त्वरण है, ये एक नियतांक है, ये त्वरण और ये नियतांक। क्या मतलब है इसका, दूसरे वाले मतलब बता दे रहा हूं। इसका मान सदैव एक समान रहता है, इसका मान परिवर्तित हो सकता है, ठीक है, इसका मान सदैव एक समान रहता है, इसका मान परिवर्तित हो सकता है। तीसरा, इसका जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.67 इंटू 10 की पावर -11, इसकी 9.8, त्वरण है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, 3 हो गए, और क्या लिखोगे, और क्या लिख दोगे, बस काफ़ी है इतना ही, ठीक है। तो ये नियतांक है, ये त्वरण है, ये इसका मान एक समान रहता है, इसका मान परिवर्तित होता रहता है, इसका मान ये फिक्स है, इसका मान ये पृथ्वी पर, इसका मान सब जगह ये होता है, इसका मान पृथ्वी पर ये होता है, ठीक है। बोलो क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण। एक दो सवाल और पूछ लो छोटे छोटे जो पूछे जा सकते हैं, पूरा हो जाएगा ये। प्रणोद, प्रणोद, हाँ प्रणोद, प्रणोद क्या होता है बताओ जल्दी फटाफट। दाब, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, एक देखो, अब इतना मैंने बता दिया। अच्छा एक क्वेश्चन और, जो जी है इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्यों कहते हैं, नियतांक क्यों कहते हैं, इसको नियतांक ही क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, एक समान रहती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नियतांक कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी इस चैप्टर में 2 चीज़ें बताई हैं, कौन सी 2 चीज़ें, एक तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो पहले बताया पूरा, जो फॉर्मूला लेके आया था, F बराबर जी m1 m2 अपॉन r², दूसरा क्या था, जी और जी में संबंध, ठीक है, याद रहेगा आपको, अंतर देख लेना, ठीक है। इसके अलावा एक जो दूसरा इसमें पार्ट है उसमें उत्प्लावन वगैरह है, ठीक है, उत्प्लावन वगैरह है, और दाब, दाब के बारे में, दाब बराबर क्या होता है, बल, लंबवत बल, लंबवत बल को ही थ्रस्ट कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, लंबवत बल बटे क्षेत्रफल, बताया था मैंने ये बात आपको। दाब बराबर क्या होता है, लंबवत बल बटे क्षेत्रफल, और लंबवत बल को ही प्रणोद कह देते हैं, यहाँ पर प्रणोद कहते हैं, क्या थ्रस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोला जाता है, लंबवत बल को प्रणोद, थ्रस्ट, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो उसकी आवश्यकता नहीं है। दाब बराबर लंबवत बल बटे क्षेत्रफल, दाब का मात्रक क्या हो जाएगा हिसाब से, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, अरे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, बल का न्यूटन होता है, क्लियर है ये बिल्कुल, कोई समस्या परेशानी नहीं है। तो इसमें और से ज़्यादा क्या पढ़ोगे, थोड़ा उत्प्लावन वगैरह और है, देखना चाहो देख लेना आप, ठीक है। उत्प्लावन वगैरह ध्यान है कि नहीं आपको, आर्किमिडीज का सिद्धांत वगैरह इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है, वो देखना चाहो देख लेना आप एक बार। आगे नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम अपने पे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, लास्ट चैप्टर, लास्ट नहीं एक और है ध्वनि, वैसे तो ज़्यादा आता नहीं है उससे, ठीक है। ध्वनि से तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये पूछाएगा ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है। देखो अब ये बताओ, जैसे हवा में ध्वनि चल रही है एक, ठीक है, आपने कभी ऐसे ऑब्जर्व किया है, जैसे कोई मेज हो, ठीक है, उस पर कान लगाने ना, उस पर आवाज़ मारना है ऐसे, तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है कानों में, फट जाएंगे कान आपके। तो क्या अगर लोहे पे ऐसे कान रख लो और उसमें मारो तो बहुत तेज, लोहे में बहुत तेज चलता है, तो धम्म से आवाज़ लगती है, तो लोहे में तेज चलती है, जितना ठोस होगा उतनी तेज चलेगा साउंड, ध्वनि। हवा में, हवा ऐसे ही है, तो इसमें थोड़ा धीमे धीमे चलती है, हवा क्या गैसेस है ना, तो गैस में थोड़ी धीमे चलेगी, द्रव में तेज चलेगी, और ठोस में और भी तेज चलेगी। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में, इतनी बात ध्यान रखना बस आप, ठीक है।
तो इसके अलावा जो चैप्टर जो चौथा है वो है कार्य और ऊर्जा। क्या है? कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा, ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा में सबसे पहले कार्य का मात्रक क्या होता है? अच्छा, कार्य और ऊर्जा दोनों लगभग एक ही चीज है, जूल। दोनों की मात्रक जूल होता है। देखो, जब आपके अंदर ऊर्जा होगी तभी आप कार्य कर पाओगे। जब आपके अंदर ऊर्जा होगी तभी आप कार्य कर पाओगे। जब कार्य करोगे तभी ऊर्जा मिलेगी। जैसे अगर ये मार्कर है, जब इस पर मैं कार्य करूंगा तभी इसको ऊर्जा मिली, गतिज ऊर्जा। दोनों एक ही चीज है, दोनों का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य W बराबर क्या होता है? F इंटू एस। बोलो हाँ या ना? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। जब तक कोई पिंड है, इस पे आप चाहे कितना ही बल लगा लो, जब तक ये हिलेगा नहीं तब तक कार्य जीरो माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि विस्थापन आ रहा है। आपको एक पिंड है, आपने इसमें 10 न्यूटन का बल लगाया और ये विस्थापन इसका कितना हो गया? इसमें विस्थापन हो गया 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। 2 मीटर का विस्थापन हो गया। तो कार्य कितना कर दिया आपने? W बराबर 10 गुणा 2। 10 बल 10 का लगाया, विस्थापन 2 का, 20 जूल। जूल का वैसे मात्रक क्या होगा? मतलब वैसे अगर जूल ना लिखते तो क्या आता? न्यूटन गुणा न्यूटन मीटर। भाई बल न्यूटन में होता है और दूरी विस्थापन मीटर में होती है। तो वैसे तो इसका मात्रक है न्यूटन मीटर। क्या है? न्यूटन मीटर। लेकिन न्यूटन मीटर को ही क्या लिख देते हैं? जूल। तो इसको शॉर्ट में जूल लिख दिया जाता है। बोलो हाँ या ना? क्लियर इतनी बात आपको? तो बल समझ में आ गया क्या होता है? बल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको पता होगी। इसके अलावा इसमें आपको क्या समझना है? इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके घर पे जो बिजली का बिल आता है यूनिट के हिसाब से आता है। किसके हिसाब से? यूनिट के हिसाब से। तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये समझो, ऊर्जा दो तरीके की ऊर्जा आपके जो सिलेबस में केवल 2 तरीके की ऊर्जा हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा बताओगे मुझे आप? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्म होता है हाफ mv²। बोलो हाँ या ना? अगर वेग v वस्तु का द्रव्यमान m हो और वेग v हो तो गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। क्या होती है? mgh मतलब g तो वही गुरुत्वीय त्वरण है, m वस्तु का द्रव्यमान है, h ऊंचाई। जितनी ऊंचाई पे होगी उतना ही उसमें स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। हाँ या ना? ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने यहाँ से कोई वस्तु छोड़ी, यहाँ से कोई वस्तु मैंने छोड़ दी ऊपर से। जब मैं ऊपर से वस्तु छोड़ूंगा, मान लो मैंने 100, इसमें स्थितिज ऊर्जा 100 जूल थी। कितनी? 100 जूल। जब ये यहाँ पर आ गया तो इसकी ऊर्जा पहले से कम होगी, ज़्यादा होगी या बराबर रहेगी? कम होगी, बराबर रहेगी। इसकी स्थिति ऊर्जा तो कम हो जाएगी। मान लो टोटल एनर्जी मैंने ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? इसकी एनर्जी, ई फॉर एनर्जी कौन सी? पोटेंशियल, पी। अगर मान लो 100 जूल है और अगर रुकी हुई है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ठीक है। लेकिन जब ये नीचे आ रहा होगा, मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, कितनी रह गई? 40 जूल रह गई। तो उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी कभी बदलेगी नहीं, टोटल ऊर्जा कभी भी बदलेगी नहीं। जब नीचे आके टकराएगा उस टाइम पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी होगी और काइनेटिक एनर्जी पूरी की 100 हो चुकी होगी। तो समझ पाया? मेरी कुल ऊर्जा कभी भी बदलती नहीं है। तो जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो अचर रहती है, स्थिर रहती है। याद रहेगी ये बात आपको? 100% याद रहेगी, ठीक है। दोनों का योगफल बराबर होगा, एक कम एक ज्यादा होती जाएगी। ऊपर से नीचे आ रही है तो स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि वेग बढ़ता जाएगा ना नीचे आने में, ठीक है। फॉर्मूले याद रख लेना दोनों के दोनों। एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है इससे आपका, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनते रहो मेरी बात को। अगर इन पर न्यूमेरिकल आएगा तो कर लोगे आप। मान लो आपको गतिज ऊर्जा दे दी गई 200 जूल। कितनी? 200। और द्रव्यमान दे दिया गया 1, तो m की जगह 1 लगा दोगे। तो उस टाइम पे वेग अगर पूछा जाए तो बता दोगे? 2 इधर आ जाएगा, 400 हो जाएगा। ये v², ये किसका स्क्वायर है? ये 20 का। इससे ये काट दोगे, v बराबर कितना आ जाएगा? 20। क्या?
मात्रक, मीटर पर सेकंड। अरे वेग है ना, तो मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया ये? ठीक है। शक्ति, एक एक चीज समझ लो आप, शक्ति। इधर इधर ध्यान दो, दिमाग खराब है आप लोगों का। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बात कर रहे हो, काय की बात कर रहे हो? कौन सी डीलिंग चल रही है तुम्हारी? हैं? क्या कह रहे हो? उड़ा दूंगा टीवीएस फीवीएस सब। हाँ, तो आगे समझो। शक्ति, शक्ति क्या होती है भाई? शक्ति बराबर होती है, जैसे मैं ये कहूं कि मैं 4 घंटे में 80 जूल कार्य करता हूं, तो मेरी शक्ति कितनी है? हाँ, सेकंड, अच्छा सेकंड में ले लो, मैं 5 सेकंड में 80 जूल कार्य कर रहा हूं, मेरी शक्ति कितनी है? 5 सेकंड में 80 जूल कर रहा हूं, 5 सेकंड में 80 जूल, तो 1 सेकंड में कितना कर रहा हूँ? 80/5 16 जूल, यही मेरी शक्ति है। 1 सेकंड में जितना कार्य कर रहा हूं उसी को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य या फिर ऊर्जा बटे समय। ठीक है, ऊर्जा बटे मात्रक क्या हो जाएगा शक्ति का? बोलो। अरे शक्ति का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, और शक्ति का मात्रक सेकंड, तो जूल बटे सेकंड किसका मात्रक हो गया? शक्ति का। बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद बहुत ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट सवाल जो अभी मैं कह रहा था। आपके घर पे बिजली का बिल आता है? यूनिट में आता है? ठीक है, क्या मतलब है उस यूनिट का? 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट बिजली का बिल आया आपके घर पे। ये 1 यूनिट होता है 1 किलो वाट घंटा। घंटा समझते हो? 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। किसका मात्रक है ये? 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? उड़ा दूंगा शक्ति का। आपके घर पे आप जो यूनिट आ रही है आपके घर पर, वो शक्ति आ रही है? नहीं, ऊर्जा। आपने कितनी ऊर्जा व्यय की, यूनिट का मतलब आपने कितनी ऊर्जा व्यय की, वो चीज बताएगा ना वो भाई, कितनी ऊर्जा व्यय की। तो एक जो 1 यूनिट या फिर 1 किलोवाट घंटा, ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है कि आप कितनी ऊर्जा व्यय कर रहे हो। किसके बराबर हो जाएगा? इसका मतलब क्या? 1 किलोवाट घंटा का। 1 किलोवाट घंटा का मतलब ये है, अगर 1 किलोवाट की कोई वस्तु आप 1 घंटे तक चलाओ तो वो कितनी ऊर्जा व्यय करेगा? 1 किलोवाट घंटा या फिर 1 जूल ऊर्जा व्यय करेगा। 1 किलोवाट घंटा का मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या है? 1 किलोवाट घंटा का मतलब है, 1 किलोवाट घंटे का मतलब है जब 1 किलोवाट की किसी वस्तु नहीं, कुछ और बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उपकरण। जब 1 किलोवाट के किसी उपकरण को 1 घंटे तक इस्तेमाल किया जाए तो वो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय करता है। लिख लोगे? मैं लिख के बताऊं? हैं? लिख लोगे? वीडियो पॉज कर लेना, लिख लेना अपने घर पे जाके। तो क्या बताया मैंने? जब 1 किलोवाट का कोई उपकरण 1 किलोवाट का उपकरण कितने टाइम तक चलता रहे? होता है आपके घर पे 1 किलोवाट का कुछ एसी होता है 1 किलोवाट का, छोटी मोटी चीजें तो कम की होती हैं। जब 1 किलोवाट का कोई उपकरण 1 घंटे तक चलता रहे तो वो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय करता है। कितने घंटे तक चलता रहे? 1 घंटे तक। तो ऊर्जा कितनी व्यय होगी? 1 किलोवाट घंटा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगी? 1 किलोवाट घंटा जो ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा के बराबर? जूल में किसके बराबर होती है? ये भी पूछ सकता है आपसे, या फिर आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको 1 किलोवाट घंटा पूछता है तो। 1 किलोवाट घंटा कितनी ऊर्जा के बराबर हो जाएगा? ध्यान से समझना आप। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो ऊर्जा हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी, एक इसको लिख दे रहा हूं, 1 किलोवाट इंटू आर। आर मतलब घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? 1000 वाट। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। बोलो हाँ या ना। ठीक है, और एक घंटा बराबर कितने सेकंड के बराबर होता है? अरे सेकंड, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। बोलो हाँ या ना।
1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड। अच्छा, जो वॉट होता है, अभी मैंने आपको बताया नहीं, शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या बताया था मैंने आपको? कार्य, मैंने बताया था कार्य बटे समय, कार्य बटे कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसको वॉट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वॉट। जूल बटे सेकंड को क्या बोल देते हैं? वॉट। तो शक्ति का मात्रक या तो जूल बटे सेकंड कह लो या वॉट कह लो। बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो शक्ति का जो मात्रक या तो जूल बटे सेकंड कह लो या वॉट। जो मैं बात कह रहा हूं एक एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना। शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट। ठीक है। तो अब इसके अलावा जैसे 1000 वॉट है, वॉट को क्या लिख सकता हूं मैं? वॉट को क्या लिख सकता हूं? जूल बटे सेकंड, जूल बटे सेकंड। ये 3600, ये सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, ये ऊपर है नीचे, क्या रह गया? जूल जूल रह गया केवल। 3600 गुणा 1000 जूल। बोलो हाँ या ना, कितना हो गया ये? 3.6 इंटू 10 की पावर कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 और पॉइंट यहां पर लगाए तो 6 जीरो आएंगे, जूल। तो क्या निकल के आया? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर निकल के आया? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बोलो हाँ या ना, समझ में आया ये कैसे किया मैंने? मैं दोबारा बता देता हूं। जूल, अरे भैया सीधे सीधे 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट को कैसे लिखा जाता है? ऐसे किलोवाट, घंटे को आर लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत आ रही है? घंटे ही लिख दो, आप परेशान हो रहे हो तो। घंटा, किलोवाट को मैं एक किलोवाट को 1000 वाट लिख सकता हूँ, 1 घंटे को 3600 सेकंड लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। वॉट क्या होता है मैंने भी बताया, जूल बटे सेकंड। वॉट को जूल बटे सेकंड लिख सकता हूँ। ये 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, जूल बचा केवल। 3600 गुणा 1000, 3600 गुणा 1000 को 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल लिख सकता हूँ। इतने जूल होते हैं, हाँ इतने जूल होते हैं। कितना है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 36 लाख हो गया। हाँ 36 लाख जूल बराबर होता है कहते हैं 1 किलोवाट घंटा में। एम्बुलेंस आ गई, चली जान दो, रुक जाओ भी। ठीक है ना। तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा कितने के बराबर होती है? 36, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 36 लाख जूल के बराबर, जूल। बोलो हाँ या ना, याद रहेगी ये वाली बात भी आपको? क्लियर है बिल्कुल 100%? ठीक है, कोई परेशानी दिक्कत समस्या तो नहीं रहेगी। तो यहाँ तक हमारी फिजिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई। ठीक है, इतनी, अरे बैठ जाओ। तो अगर इतनी आपने फिजिक्स पढ़ ली और जितना मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई उतना पढ़ लिया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग आपकी पूरी हो जाएगी, क्वेश्चन नहीं बचेगा कोई भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, तो आप पढ़ो इसको ध्यान से, पेपर करके आओ अच्छे से अच्छा। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, रिवाइज कर लेना, घर जाके एक बार वीडियो जरूर देख लेना। इतना आपको करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें पूरी ध्यान दिमाग में रहेंगी। ठीक है सज्जन कुमार, कोई दिक्कत परेशानी समस्या बताओ, अभी हो तो मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, तो घर पे जाके पढ़ो, अब शेयर कर देना वीडियो।